Hello students, so welcome. This is another revision lecture of EBCL. Yes, this is another revision lecture of EBCL. Today we are going to revise foreign exchange transactions and compliances. Yes, there is a chapter in your module, third chapter of your module from part A, and we call it as foreign exchange transactions and compliances. Correct? Now, अब अपने को ये चैप्टर में सीखना क्या है पता है क्या? That what are the types of foreign exchanges and what are their compliances and what we are supposed to do. That means basically what are the terms and conditions. Broadly speaking, it is a part of FEMA only. अगर आप अपना पार्ट ए देखोगे लाइन से तो ये FEMA का ही तो पार्ट है, कुछ अलग थोड़ी बोला गया है यार. ठीक है, अब यहाँ पर अपने को पढ़ना क्या है वो मैं आपको बता दूंगा. बट कीप वन थिंग इन माइंड, अगर आप लोग ने ऑलरेडी लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम पढ़ लिया है तो ये चैप्टर आपका 50% वहां ही हो जाता है. यस, अगर आपने लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम पढ़ लिया है तो आपका आधा चैप्टर वहां पर ही हो जाएगा. लेट मी टेल यू हाउ. जब मैं ये चैप्टर पढ़ाऊंगा ना तुमको तो तुम ऑब्जर्व करोगे कि सर आप तो जो पढ़ा रहे हैं वो ऑलरेडी आधा लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम में क्या हो चुका है, कवर हो चुका है. ठीक है ना. अब चैप्टर का बात हो रहा है, अगर मैं एबीसी एनालिसिस की बात करूं चैप्टर के, तो ये आपका बी कैटेगरी में आने वाला चैप्टर है और ऐसा देखा गया है कि वहां से वो लोग एक दो क्वेश्चंस कंपलसरी पूछते हैं. ठीक है, अब दैट कैन बी इन कंपलसरी क्वेश्चन आल्सो एंड दैट कैन बी इन ऑप्शनल क्वेश्चन आल्सो. ठीक है, देखो पार्ट ए में अपने को क्या करना है, बिल्कुल भी कोई चीज ऑप्शन में डालनी नहीं है. क्यों नहीं डालनी है? बिकॉज पार्ट ए जो अपना है वो सिर्फ 11 चैप्टर कंटेन करता है, 40 मार्क्स. तो रफली स्पीकिंग एक चैप्टर 4 मार्क्स के लिए तो आएगा ही आएगा. समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ठीक है, अब यहाँ पर चैप्टर का नाम है फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस एंड कंप्लायंसेस एक्ट. अगर तुम लोग देखोगे तो मैंने ध्यान से देखोगे 14 पेजेस का टोटल नोट्स बनाया मैंने. ठीक है, टोटल जो अपना नोट्स बना है वो कितने पेजेस का बना है? सिर्फ 14 पेजेस का बना है. अगर आप लोग ये नोट्स निपटा दिया ना आप लोगों ने, बस अपना काम हो जाएगा. ठीक है, अब जब भी मैं बात करूं फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस का, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन. वन इज करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन एंड वन इज कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन. अगर आपने पढ़ा होगा, देखो अपना चैप्टर का नाम क्या है भाई? फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस एंड कंप्लायंसेस. चैप्टर का नाम क्या है? फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस एंड कंप्लायंसेस एंड व्हाट कंप्लायंसेस. ठीक है, तो अपने को पता होना चाहिए कि फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस होता क्या एग्जैक्टली. ठीक है, क्योंकि अगर अपने को पता ना फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस क्या होता है, इसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं. ठीक है, तो आपका ये जो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस है इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ. ठीक है, ये जो ट्रांजैक्शन है ना, ट्रांजैक्शन बेटा, उसको कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ मैं? दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ. ठीक है, एक होता है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, एक होता है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन और दूसरा होता है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन. दूसरा क्या होता है? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन होता है. ठीक है, अब अगर मैं तुम लोग को सिंपल वे में बताऊं कि ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन और करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या होता है, तो बेटा ये बहुत सिंपल है, ध्यान देना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ. ठीक है, अच्छा, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन एक ऐसा ट्रांजैक्शन है विच अल्टर्स एसेट्स और लाइबिलिटीज. या तो वो एसेट्स को अल्टर करेगा या तो लाइबिलिटीज को अल्टर करेगा. अच्छा, किसके एसेट्स और लाइबिलिटीज को अल्टर करेगा? तो अगर एक PRI है, PRI बोले तो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है, तो उसके एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को अल्टर कर रहा है आउटसाइड इंडिया. कहाँ अल्टर कर रहा है? उसके एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को आउटसाइड इंडिया अल्टर कर रहा है. या फिर अगर PROI है, PROI मतलब पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, तो अगर कोई पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है तो उसके एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को अल्टर कर रहा है इन इंडिया. जैसे मैं PRI हूं, मैं फॉरेन में कोई प्रॉपर्टी परचेस कर लूं तो मेरे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज तो अल्टर हो रहे हैं, लेकिन इंडिया के नहीं, फॉरेन के अल्टर हो रहे हैं. तो उसको क्या बुलाया जाएगा? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन बुलाया जाएगा. या फिर फॉरेन से कोई बंदा इंडिया के कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इंडिया की कंपनी में कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो उसको भी क्या बुलाया जाएगा? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन बुलाया जाएगा. मतलब whenever you are doing a capital transaction and that is cross border, यानी PRI का बंदा आउटसाइड इंडिया, PROI का इन इंडिया, तो उसको क्या बुलाया जाएगा? उसको बुलाया जाएगा कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन. सी, जो आप इंडिया में करते हो, जैसे मैंने क्या किया, मैं इंडियन हूँ, ठीक है, मैं PRI हूँ,
मैंने क्या किया, मैंने शेयर्स खरीदा रिलायंस का। मैंने क्या किया, मैंने रिलायंस का शेयर्स खरीदा। अब अगर मैंने रिलायंस का शेयर्स खरीद लिया है, ठीक है, तो मैंने डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन किया है, इसमें फेमा इमा एप्लीकेबल नहीं होगा, इसमें फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस के रूल्स एप्लीकेबल नहीं होंगे, करेक्ट। बट अगर मैं पीआरआई हूं और मैंने यूएस के स्टॉक एक्सचेंज से टेस्ला के शेयर्स खरीदे, तो ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन हो जाएगा। क्लियर है। अब ये करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या होता है, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस आर ऑफ रिकरिंग इन नेचर, दे आर ऑफ रिकरिंग इन नेचर, यानी डेली बेसिस पर होता है। अगेन ये भी क्रॉस बॉर्डर हो रहा है, इन इंडिया आउटसाइड इंडिया या आउटसाइड इंडिया इन इंडिया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इंडिया में हूं, ठीक है, अगर मैं इंडिया में हूं और मैंने इन्वेस्टमेंट किया है यूएसए में, तो जो इन्वेस्टमेंट किया है, फॉर एग्जांपल मैंने टेस्ला के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया, टेस्ला के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया, तो ये जो मैंने इन्वेस्ट किया है इसको क्या बुलाया जाएगा, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन बुलाया जाएगा। क्या बुलाओगे आप लोग, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। बट इसी ट्रांजैक्शन पर जो मुझे रिटर्न मिल रहा है, फॉर एग्जांपल टेस्ला ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, अब मुझे क्या दे रहे वो लोग, मुझे वो लोग डिविडेंड दे रहे, ठीक है, तो ये जो डिविडेंड है वो तो हर साल आएगा ना, तो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन माना जाएगा। डिविडेंड क्या माना जाएगा, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन माना जाएगा। या फिर मैं फॉरेन पर्सन के साथ, पीआरओआई के साथ मैं क्या करता हूँ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करता हूँ, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जो भी मेरे को फंड्स वगैरह आ रहा है वो कहाँ जाएगा, वो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस में ही जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो ये रिकरिंग इन नेचर है, इट इफेक्ट्स बैलेंस, इट इफेक्ट्स पीएनएल अकाउंट। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन इफेक्ट्स पीएनएल अकाउंट ऑफ अ पर्सन इन इंडिया और पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। लेकिन जिसका भी पीएनएल इफेक्ट हो रहा है, उसका पीएनएल इफेक्ट होने का रीजन क्या है, ट्रांजैक्शन विद इन द कंट्री नहीं, ट्रांजैक्शन आउटसाइड द कंट्री किया गया। आई रिपीट, ट्रांजैक्शन विद इन द कंट्री नहीं किया है, ट्रांजैक्शन आउटसाइड द कंट्री किया गया है, ठीक है। वेयरएज कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस आर ऑफ नॉन रिकरिंग इन नेचर। यस पीपल, दे आर ऑफ नॉन रिकरिंग इन नेचर, ठीक है। अब इसके रूल्स थोड़े अलग होंगे और इसके भी रूल्स क्या होंगे, थोड़े अलग होंगे। अब कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन इफेक्ट्स बैलेंस शीट, इट इफेक्ट्स व्हाट, इट इफेक्ट्स बैलेंस शीट, क्योंकि एसेट लायबिलिटी का बात हो रहा है ना बेटा, और एसेट लायबिलिटी कहाँ होती है, एसेट लायबिलिटी का भी इफेक्ट होती है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन से इफेक्ट होती है। समझ रहा है। तो यहाँ पर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे देखो ट्रांजैक्शन दो टाइप के होते हैं, एक होते कैपिटल, एक होते करंट, ठीक है। अब कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन मतलब विच अल्टर्स द एसेट्स और लायबिलिटीज पोजीशन आउटसाइड इंडिया ऑफ पीआरआई, यानी फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है पीआरआई का आउटसाइड इंडिया हो रहा है, सेकंड पॉइंट बोलता है पीआरओआई का इन इंडिया हो रहा है। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अच्छा, इंक्लूड्स कंटिंजेंट लायबिलिटी आल्सो, इट इंक्लूड्स कंटिंजेंट लायबिलिटी आल्सो। नाउ सर ये कंटिंजेंट लायबिलिटी कैसे होगा, क्या आप एग्जांपल दे सकते हो। हाँ जी बिल्कुल दे सकते हैं, ठीक है। सी फॉर एग्जांपल आई स्टे इन इंडिया, करेक्ट, वन ऑफ माय फ्रेंड जॉन स्टेज इन यूएसए। नाउ जॉन वाज इन नीड्स ऑफ फंड, उसको पैसों की जरूरत थी, तो जॉन ने किसको अप्रोच किया, जॉन ने अप्रोच किया बैंक ऑफ अमेरिका को। अब बैंक ऑफ अमेरिका बोलता है गारंटी चाहिए, लोन तो मिल जाएगा जॉन को लेकिन गारंटी चाहिए। तो जॉन ने मुझे अप्रोच किया, जॉन ने मुझे पूछा कि तू गारंटी देगा क्या। अब क्योंकि जॉन अपना दोस्त है, मैंने बोला हाँ जी बिल्कुल गारंटी दूंगा, ले लो। मैंने क्या बोला, हाँ जी बिल्कुल गारंटी दूंगा, ले लो। और मैंने जॉन को क्या दे दी भाई, मैंने जॉन को दे दी गारंटी, ठीक है। अब ये जो गारंटी दी है वो आउटसाइड दी है, मतलब यहाँ पर पीआरआई बंदे ने क्या किया है, पीआरओआई बंदे को गारंटी दी है। पीआरआई बंदे ने क्या किया है, पीआरओआई बंदे को क्या दिया है, गारंटी दिया है। अब आप सभी को मालूम है एज पर सेक्शन 31 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, करेक्ट। ये जो गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट होता है, इट इज अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, इट इज अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। और मेरी लायबिलिटी कब आएगी, जब जॉन ने रीपे करेगा। अब जॉन रीपे करे रीपे ना करे, ये कंटिंजेंट इवेंट बन जाता है। आई रिपीट, कौन सा इवेंट बन जाएगा, ये कंटिंजेंट इवेंट बन जाएगा। तो इस केस में ऐसे टाइप के कंटिंजेंट लायबिलिटी भी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, यानी एक पीआरआई पीआरओआई को या फिर पीआरआई को गारंटी दे रहा है, पीआरआई को गारंटी दे रहा है, तो इस केस में गारंटी भी कहाँ इंक्लूड हो जाएगा, ये गारंटी भी इंक्लूड हो जाएगा कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। क्लियर। तो बच्चों को हमेशा डाउट होता है कि सर ये कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या बोला गया है, तो कुछ नहीं, लोग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी वगैरह का बात कर रहे हैं, ठीक है। अब करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या होता है, ये ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं जो फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड है। फॉरेन ट्रेड मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है भाई, फॉरेन ट्रेड मतलब क्या हो रहा है,
आप क्या कर रहे हो, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो। आई रिपीट, आप क्या कर रहे हो, आप कर रहे हो इंपोर्ट या तो आप कर रहे हो एक्सपोर्ट, उसी को तो फॉरेन ट्रेड बोला जाएगा। या फिर अदर करंट बिजनेस, जैसे बाहर मैं कुछ बिजनेस कर रहा हूँ जो करंट नेचर का है, या फिर शॉर्ट टर्म बैंकिंग सर्विसेज, पेमेंट ऑन इंटरेस्ट, जैसे मैंने फॉरेनर्स को लोन दिया है या फॉरेनर ने मुझे लोन दिया है और हम लोग इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन हो जाएगा। या फिर इन्वेस्टमेंट से इनकम मिल रहा है, जैसे मैंने फॉरेन में टेस्ला में इन्वेस्ट किया था, मुझे इन्वेस्टमेंट में डिविडेंड मिल रहा था, तो डिविडेंड भी क्या माना जाएगा, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन माना जाएगा। या फिर मेरे पेरेंट्स वगैरह या चाइल्ड या मेरे स्पाउस बाहर रहते हैं, तो उनके मेंटेनेंस के खर्चे के लिए जो पैसा दे रहा हूँ, दैट इज ऑल्सो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। या फिर बच्चे के एजुकेशन के लिए, मेडिकल केयर के लिए ऑफ पेरेंट्स, कुछ भी कर रहा हूँ मैं, मतलब उनके एजुकेशन, मेडिकल केयर, कुछ भी कर रहा हूँ, तो भी क्या हो जाएगा, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन हो जाएगा। क्लियर है। अब फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, तो जो भी आप अर्निंग्स कर रहे हो फॉरेन करेंसी में, उसको फॉरेन एक्सचेंज बोला जाता है। और फॉरेन सिक्योरिटी मतलब आप लोग फॉरेन कंपनी के शेयर्स, फॉरेन कंपनी के शेयर्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स में डील कर रहे हो, तो उसको फॉरेन सिक्योरिटी बोला जाएगा। ठीक है, ये सारे डेफिनेशंस इतने हैवी नहीं है कि आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए और आपको पता ना चले, ये तो इजी है, ये इसमें इतना डिफिकल्टी नहीं है। आ जाता है असली सवाल यहाँ पर, आप लोग सेक्शन 5 बिल्कुल नहीं भूलेंगे, जैसे ये सेक्शन 2E और सेक्शन 2J है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन और करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन का, उसी तरीके से आप लोग ये सेक्शन 5 और सेक्शन 6 जो आएगा आगे कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, इसको नहीं भूलना है। ठीक है, अब जब भी मैं बात करूं कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन की, तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस आर गवर्न्ड बाय फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन रूल्स 2000। दे आर गवर्न बाय फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन रूल्स 2000, एक अलग से रूल्स बनाया गया। अब 3 कैटेगरी के करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन होते हैं, अगर आपने देखा होगा तो देखो, ये जो है ना आपका रूल क्या बोला है लोग ने, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट ब्रैकेट में करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन रूल्स 2000। ठीक है, इसके ना शेड्यूल है, शेड्यूल, इसके ना बेटा शेड्यूल है, कितने शेड्यूल है, 3 शेड्यूल। पहले शेड्यूल में बोला गया है प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन, यानी कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन जो आप लोग बिल्कुल नहीं कर सकते, चाहकर भी नहीं कर सकते, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। फिर एक शेड्यूल 2 है जहां पर आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अप्रूवल लेना पड़ता है, और एक शेड्यूल 3 है जहां पर आपको आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ता है, जहां पर आपको क्या लेना पड़ता है, आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ता है। अब तुम लोग को मैं एक बात बता दूं, मैंने ये दो टॉपिक कौन सा वाला, एक प्रोहिबिटेड अकाउंट ट्रांजैक्शन और एक आरबीआई अप्रूवल, इसको मैंने ऑलरेडी लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम चैप्टर के अंदर कवर कर लिया है पूरा, और लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम चैप्टर की मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड कर ली है और वो भी आ गई है यूट्यूब। ठीक है, तो ये शेड्यूल 1 और शेड्यूल 3 तो मैंने ऑलरेडी कर दिया लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। हाँ जी, अगर आप लोग लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम देखोगे तो वहां पर मैंने शेड्यूल 1 और शेड्यूल 3 को पूरा कंप्लीट कर दिया है। अब बात आती है शेड्यूल 2 की, तो वो मैं तुम लोग को यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, देखो ये देखो क्या लिखा है, प्रोहिबिटेड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, लॉटरी विनिंग्स हो गया, इनकम फ्रॉम रेसिंग हो गया, लॉटरी टिकट, ये सब मैंने कहा कवर कर दिया है, LRS में कवर कर दिया है। ठीक है, टेंशन मत लेना। अगर आप लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस कि प्लीज पहले जाओ एक लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम का वीडियो देख के आओ, एक छोटा सा वीडियो होगा 45 मिनट्स टू 1 आवर का, आप जाइए वो देख के आइए, उसके बाद ये देखना चालू करिए, फिर आपको ये स्मूथली समझ जाएगा कि सर ने यहाँ पर क्या बोला। सेम टू सेम चीज जो यहाँ पर है वही वहां से उठा के लाइए। ठीक है, अब ये करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अप्रूवल चाहिए, ये मैंने आपको लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम में नहीं करवाया था, ये अलग है। ठीक है, अच्छा क्या लिखा है देखो, जब भी आप लोग ये नीचे दिए गए ट्रांजैक्शंस करोगे उसमें आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए। अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट पर्सनली अप्रूवल नहीं देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए गए हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए गए ना, वो डिपार्टमेंट अप्रूवल है, समझ रहे हो ना। यहाँ पर अगर आपको कल्चरल टूर्स करना है, जैसे फॉरेनर्स को इंडिया में आके कल्चरल टूर्स करना है या इंडियंस को फॉरेन में जाके कल्चरल टूर्स करना है, आपको किसका परमिशन लेना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन लेना पड़ेगा। या फिर फॉरेन प्रिंट मीडिया में अपना गवर्नमेंट एडवर्टाइज कर रहा है, गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एडवर्टाइज कर रहा है, ठीक है, और उस एडवर्टाइजमेंट का वैल्यू इज मोर देन $10,000, इज मोर देन व्हाट, $10,000। तो भाई आप फॉरेन में एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पूछो, या फॉरेनर इंडिया में एडवर्टाइजमेंट कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को पूछा जाएगा। ठीक है, बट
अगर हम लोग फॉरेन में एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं फॉर प्रमोशन ऑफ टूरिज्म, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड इंटरनेशनल बिडिंग, जैसे हम लोग फॉरेन में एड चला दिया कि कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में, मध्य प्रदेश टूरिज्म, इंडिया टूरिज्म, ठीक है, अतिथि देवो भव, ये सब मैं कर रहा हूँ एडवर्टाइजमेंट, तो वो ट्रांजेक्शन्स के लिए आपको गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं चाहिए, बिकॉज वो गवर्नमेंट क्यों कर रहे हैं ट्रांजेक्शन, टूरिज्म वगैरह को प्रमोट करने के लिए। या फिर हम लोग फॉरेनर्स को बोलते हैं कि आओ इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट करो, हम फॉरेनर्स को क्या बोल रहे हैं, आओ इंडिया में क्या करो, फॉरेन का इन्वेस्टमेंट करो या इंटरनेशनल बिडिंग करो। तो ये सब जगह पर क्या हो जाएगा बेटा, ये सब जगह पर आप लोग जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो, जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो उसको, उसके लिए अप्रूवल नहीं लगेगा। इसके लिखा है ना अदर देन, अदर देन, क्या लिखा है, अदर देन, ठीक है, अदर देन, ये ट्रांजेक्शन्स करोगे तो आपको अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। इंटरनेशनल बिडिंग जिसमें $10,000 से ज्यादा अमाउंट इन्वॉल्व है, उसके लिए भी अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर लिखा है पेमेंट ऑफ इंपोर्ट थ्रू ओशियन ट्रांसपोर्ट बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और पीएसयू ऑन सीआईएफ बेसिस, सीआईएफ इज कॉस्ट इंश्योरेंस फंड। अब अगर इंडियन का गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, फॉर एग्जांपल ओएनजीसी वगैरह हो गया, अगर ये लोग सीवीएस से कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं ओशियन के रास्ते से, तो भाई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट तो गवर्नमेंट का तो अप्रूवल लेगा ही। अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, तो ये लोग गवर्नमेंट का अप्रूवल लेके ही गुड्स अंदर लेके आएंगे ना, समझ रहे हो ना। नेक्स्ट इज मल्टीमोडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स मेकिंग रेमिटेंस टू देयर एजेंट्स अब्रॉड। मल्टीमोडल मींस डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। अच्छा, मैं क्या करता हूँ पता है क्या, मैं इंडिया से अपना गुड्स बाहर भेजता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक मोड यूज नहीं करता, आई यूज सीवेज, रोडवेज एंड एयरवेज, तीनों वेज यूज कर लिया मैंने, तो आई यूज्ड मोर देन वन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो इसको मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट बुलाया जाएगा, ठीक है। अब मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करने वाला मेरा कोई एजेंट रहेगा अब्रॉड में, करेक्ट, एजेंट रहेगा कहाँ पर, अब्रॉड में, फॉरेन में, तो उसको जब भी मैं कमीशन दूंगा उसके काम का, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा, बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट पूछता है कि भाई आप लोग इतने सारे अलग अलग मोड्स के ट्रांसपोर्ट, क्या ऐसे कौन सा गुड्स आप लेके जा रहे हो जो इतना अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हो, कहीं आप कुछ झोल तो नहीं कर रहे हो, तो इसके लिए ये सब करने से पहले हमारा अप्रूवल ले लो, ठीक है। फिर तो 4 हो गया अब तक, पहला लिखा था कल्चरल टूर्स, सेकंड आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, और आप कौन हो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा, लेकिन फॉरेन टूरिज्म के लिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, या फिर इंटरनेशनल बिडिंग जिसमें अमाउंट $10,000 के ऊपर जाता है, तो वहां पर आपको अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट लिखा था आप लोग क्या कर रहे हो, ओशियन से गुड्स ला रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो, और आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो तो गवर्नमेंट का अप्रूवल ले लो, या फिर आप लोग मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट का पेमेंट कर रहे हो एजेंसी, ठीक है। अब नेक्स्ट इज रेमिटेंस ऑफ हायरिंग चार्जेस ऑफ ट्रांसपोंडर्स बाय टीवी चैनल्स एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। अभी जो आपके घर पे टीवी वगैरह का नेटवर्क वगैरह आता है ना, या इंटरनेट का नेटवर्क वगैरह आता है, ये फ्री में आता है क्या, नहीं ना। कंपनीज क्या करती है, वो लोग सैटेलाइट्स पे सेल्स बुक करते हैं, तो उन सेल्स वगैरह को क्या बुलाया जाता है, ट्रांसपोंडर्स बुलाया जाता है। तो अगर उसका भी पेमेंट करना है फॉरेन में, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। फिर अपन क्या कर रहे हैं, रेमिटेंस ऑफ कंटेनर डिटेंशन चार्जेस एक्सीडिंग द रेट प्रिस्क्राइब्ड बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग। अरे कंटेनर डिटेंशन चार्जेस क्या होते हैं, देखो जब भी मैं गुड्स इंपोर्ट करूंगा इंडिया में, वो पानी में तो छोड़ नहीं दिए जाएंगे जो अपने आप इधर आ जाएंगे तैर के, कंटेनर में आते हैं। अब कंटेनर खाली होने टाइम लगेगा, तो जब तक कंटेनर इंडियन इंपोर्टर अपने पास रखेगा, वो फॉरेन के बंदे को जिसने कंटेनर भेजा है उसको चार्जेस पे कर। अब सपोज डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग ने चार्जेस प्रिस्क्राइब किया 1000 और आप पे करना चाहते हो 1500, सो यू आर पेइंग मोर देन व्हाट इट इज प्रिस्क्राइब्ड बाय डायरेक्टर जनरल, है ना। जितना डायरेक्टर जनरल ने बोला है आप उससे ज्यादा पेमेंट कर रहे हो, तो ज्यादा पेमेंट करने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। और अप्रूवल किसका लेना पड़ेगा बेटा, अप्रूवल लेना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, समझ रहे हो, ठीक है। फिर लिखा है रेमिटेंस ऑफ प्राइज मनी और स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज अब्रॉड बाय पर्सन अदर देन इंटरनेशनल, नेशनल और स्टेट लेवल बॉडीज इफ द अमाउंट इन्वॉल्व्स एक्सीड $1 लाख। अब आपने कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी खेली इंडिया में, या आपने कोई भी कॉन्टेस्ट वगैरह खेला इंडिया में, और उस स्पोर्ट से आपने जो अमाउंट जीता वो $1 लाख के ऊपर है, वो $1 लाख के ऊपर है, तो अगर आप उसको फॉरेन में लेके जाने का है, अगर आपको उसको फॉरेन में लेके जाना है, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लगेगा। बट वो स्पोर्ट्स अगर नेशनल लेवल का है, इंटरनेशनल लेवल का है या स्टेट लेवल का है, तो आपको गवर्नमेंट की अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। जैसे
सपोज इंडिया ऑस्ट्रेलिया का सीरीज हुआ इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया जीत गया, उनको 1 करोड़ यूएस डॉलर्स लेके जाने फॉरेन, तो लोग बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल लेके जा सकते हैं, बिकॉज दैट इज ऑफ इंटरनेशनल लेवल। समझ रहे हो? एंड नेक्स्ट लिखा रेमिटेंस फॉर मेंबरशिप ऑफ प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी इंश्योरेंस क्लब। अब ये इंटरनेशनल लेवल पर एक इंश्योरेंस क्लब बनाई गई है, उसका प्रीमियम वगैरह पे करना होगा, तो वो पैसा भी पे करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है। अब अगर आप लोग लेकिन ट्रांजैक्शन कर रहे हो रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट, किससे कर रहे हो, रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट से, या फिर आप कर रहे हो एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट से, आप कैसे कर रहे हो, एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट से अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो वहां पर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं। क्यों नहीं है सर? बिकॉज हम लोग फॉरेन करेंसी में ऑलरेडी पैसा होल्ड कर रहे हैं अपने अकाउंट में। सी, हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉरेन करेंसी में ऑलरेडी पैसा होल्ड कर रहे हैं अपने अकाउंट में, तो उस केसेस में हम लोग को अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं। क्लियर है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? ठीक है ना। नेक्स्ट इज करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन विद प्रायर आरबीआई अप्रूवल, ये भी मैंने आपका एलआरएस में कवर कर दिया। ठीक है। अच्छा, प्लीज ये एक बात ध्यान रखना कि ये जो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है ना, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अप्रूवल चाहिए, ये आपके मॉड्यूल में नहीं डाला गया है, बट मैंने इसको डाला है आपके नॉलेज पर्पज के लिए भी, और इंस्टीट्यूट का भरोसा नहीं, इंस्टीट्यूट ने वहां पर सिर्फ हेडिंग दिया है, आपको वो लोग कंटेंट भी पूछ सकते हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि कल्चरल टूर्स है, ओशियन ट्रांसपोर्ट से इंपोर्ट है, कंटेनर डिटेंशन चार्जेस है, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट है, एडवर्टाइजमेंट है, ट्रांसपोंडर्स के चार्जेस है, तो ये सब आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, 7-8 पॉइंट, ये ज्यादा नहीं ना। अच्छा, ये मैंने एलआरएस में ऑलरेडी कवर कर दिया है तुम लोग का। देखो, आपको अगर याद होगा मैंने एलआरएस में बताया था कि जब भी एक इंडियन बंदे को फॉरेन में ट्रांजेक्शन करना है तो वो फॉरेन में ट्रांजेक्शन कर सकता है करंट नेचर का, और लिमिट कितनी दी गई है, 2,50,000 यूएस डॉलर्स की लिमिट दी गई है। अगर आप 2,50,000 यूएस डॉलर तक का ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको आरबीआई की अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप 2,50,000 यूएस डॉलर के ऊपर ट्रांजैक्शन करना चाहते हो तो आपको आरबीआई का अप्रूवल लेना मैंडेटरी हो जाएगा। अगर आपको याद आया होगा तो वहां पर बहुत सारे ट्रांजैक्शन थे, ये सारे के सारे ट्रांजैक्शन मैंने एलआरएस में कवर किए। ठीक है। अच्छा, अब बस यहां पर एक एडिशन है, जैसे क्या लिखा है, देखो लिखा है रेम्यूनरेशन सैलरी टू फॉरेन टेक्नीशियन। अब एक इंडियन कंपनी है, उन्होंने क्या किया है, फॉरेन टेक्नीशियन को हायर किया और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, और इंडियन कंपनी लायबल टू पे देम 5 लाख यूएसडी। कॉन्ट्रैक्ट कितने का हुआ है, 5 लाख यूएसडी। तो सर ये तो 2,50,000 यूएसडी के ऊपर जा रहा है। हाँ जी बिल्कुल जा रहा है। तो ये 5 लाख यूएसडी चलेगा? हाँ जी बिल्कुल चलेगा। सर आरबीआई का अप्रूवल लेना है ना, आरबीआई का अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं। क्यों? बिकॉज ये तो एम्प्लॉयमेंट के लिए दे रहे हैं ना, हम लोगों काम कर रहे हैं, उसका पैसा कमा रहे हैं, समझ रहे हैं? तो वहां पर कोई सीलिंग लिमिट नहीं है, कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं। सेम तरीके से रेमिटेंस ऑफ डिविडेंड, अगर आप इंडियन हो और फॉरेनर्स को डिविडेंड दे रहे हो, आप इंडियन कंपनी और क्या कर रहे हो, फॉरेनर्स को डिविडेंड दे रहे हो, तो जब उसने, देखो सिंपल सा बात है, इंडियन कंपनी है, वो क्या कर रहा है, डिविडेंड दे रहा है, किसको दे रहा है, फॉरेनर्स को। अब एक सिंपल सा बात है, जब भी ये फॉरेनर्स ने इनिशियली इन्वेस्टमेंट किया होगा इंडियन कंपनी में, तब उसने एफडीआई के रूल्स को फॉलो किया होगा, तो उसने इन्वेस्टमेंट भी एफडीआई के रूल से किया होगा। तो जब हम उसको डिविडेंड दे रहे हैं तो फिर क्या दिक्कत है भाई, जब इन्वेस्टमेंट एफडीआई के रूल से हो चुका है, इन्वेस्टमेंट एफडीआई ने दे दिया अप्रूवल, आरबीआई वगैरह का अप्रूवल ले लिया इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो उसको जब डिविडेंड देना है हमको, तो फिर क्यों रोक लगाई जाए उसको? समझ रहे हो? बस एक प्रोसीजर है, आपको फॉर्म A2 फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, A2 एक फॉर्म आता है, जब भी आप फॉरेन पैसा भेजोगे तो आपको भरना पड़ता है, प्लस आपको कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन अटैच करना पड़ेगा। जो रेजोल्यूशन से आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया उसका कॉपी आपको अटैच करना पड़ेगा, और आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट से एक सर्टिफिकेट दिलवाना पड़ेगा दैट एप्रोप्रिएट टीडीएस हैज बीन डिडक्टेड। यस पीपल, आपको क्या देना पड़ेगा, एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा जिसपे लिखा होगा कि टीडीएस डिडक्ट कर लिया गया है, टैक्स रिलेटेड सोर्स। ठीक है, फिर ये देखो, ये सभी मैंने करा दिया, गिफ्ट डोनेशन वाला, कमीशन एजेंट्स अब्रॉड वाला, ठीक है, ये सब शेड्यूल 3 में आता है। ठीक है, तो अब इन शॉर्ट अपना अब तक का चैप्टर जो करवाया मैंने आप लोगों को, अभी तक जो इतना हुआ है अपना, ठीक है, तो मैंने आपको करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट का मतलब बताया, फिर मैं सीधा करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस पर आ गया। ठीक है, अब करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस जो है बेटा, वो 3 शेड्यूल में डिवाइडेड है। कितना शेड्यूल में डिवाइडेड है बेटा? 3 शेड्यूल में डिवाइडेड है। 1 सेकेंड ना, कितना शेड्यूल में डिवाइडेड है? 3 शेड्यूल ना। शेड्यूल
1। सर ये तो पता है हम लोग को, ठीक है फिर भी सुन लो, शेड्यूल 2 एंड शेड्यूल 3, करेक्ट। 3 शेड्यूल में क्या है, डिवाइडेड है ना। शेड्यूल 1 में बात करता है प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन। ओके सर ना। शेड्यूल 3 में बात करता है ट्रांजैक्शंस विद अप्रूवल ऑफ आरबीआई, आरबीआई अप्रूवल। और शेड्यूल 2 में बात किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अप्रूवल। हाँ जी, शेड्यूल 2 में बात किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अप्रूवल। अब एक बात तुम लोग समझ के चलो, एक बात तुम लोग समझ के चलो, ये वाला मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया है, मैंने इसको लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के वीडियो में कवर किया। सेम आरबीआई अप्रूवल वाला भी ये वीडियो में कवर नहीं हुआ, मैंने इसको लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम में कवर किया है। अच्छा, शेड्यूल 2 वाला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैंने इसको अभी कवर किया है। जैसे आपको अगर याद होगा तो कल्चरल टूर्स, फिर आपको याद होगा एडवर्टाइजमेंट, फिर आपको याद होगा इंपोर्ट थ्रू ओशियन, ठीक है, फिर आपको याद होगा ट्रांसपोंडर चार्जेस, इंडेमनिटी इंश्योरेंस क्लब, कंटेनर डिटेंशन चार्जेस, याद आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा 8 पॉइंट का लिस्ट है। तो ये मैंने आपको अभी डिस्कस करवाया है, ये मैंने ऑलरेडी शेड्यूल 1 और शेड्यूल 3 LRS में क्या कर लिया है, कवर कर लिया। क्लियर ना। नेक्स्ट इज कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। सी बच्चा, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन is given under section 5. Okay sir, and is defined under section 2 clause J if I am not wrong. It is defined under section 2 clause J, ठीक है। अब जब ये बात करता हूँ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन की, तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 clause H। यस, H ही है ना डेफिनेटली। Capital account transaction is defined under section 2 clause E. Capital account transaction is defined under section 2 clause E, ठीक है। और section 6 के साथ पढ़ना है, किसके साथ पढ़ना है, section 6 के साथ पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए अलग से रूल बनाया है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन रेगुलेशंस 2000। जैसे करंट अकाउंट्स के लिए अलग से रूल था, वैसे कैपिटल अकाउंट के लिए भी रूल बनाया गया। आप एक बात समझना, वो लोग ने आप लोगों को पूरा इन डेप्थ रूल्स दिया नहीं है फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस का, बिकॉज अगर आपको इन डेप्थ रूल दे दिया जाएगा ना, पागल हो जाओगे, एकदम पागल हो जाओगे, ठीक है। तो उन लोगों ने आपको इन डेप्थ रूल एज सच दिया नहीं है, तो कोई टेंशन लेने का जरूरत है नहीं लेकिन उसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट इज कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन अलाउड है, लेकिन कुछ कंडीशंस होंगे। अब वो कंडीशंस कौन स्पेसिफाई करेगा, आरबीआई स्पेसिफाई कर रहे हैं, ठीक है। अब कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे, ठीक है। यहाँ पर इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, बस कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, मैं सारा एग्जांपल सिखा दूंगा तुम लोग को, डोंट वरी, ठीक है। अब एक कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन कौन कर रहा है, पीआरआई। सर जब हम बात करते हैं पीआरआई कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो ये आउटसाइड इंडिया करेगा, कहाँ करेगा, आउटसाइड इंडिया, तभी तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में आएगा ना फेमा के अंदर, ठीक है। तो ये कहाँ करेगा, आउटसाइड इंडिया करेगा, या फिर पीआरओआई के साथ करेगा। भाई किसके साथ करेगा, पीआरओआई यानी पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया के साथ करेगा, बराबर ना। अब देखो, पीआरआई ने फॉरेन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया, यानी एक इंडियन बंदे ने फॉरेन कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया, तो उसको क्या बुलाया जाएगा, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। या फिर फॉरेन करेंसी लोन रेज किया है इन इंडिया एंड अब्रॉड, यानी इंडिया से हम लोग ने क्या, इंडिया में हम लोग रहते हैं, इंडिया में हम लोग रहते हैं, हम लोग ने लोन कौन से करेंसी में रेज किया है, फॉरेन करेंसी, चाहे वो इंडिया के रिसोर्सेज से ले लूं या फॉरेन के रिसोर्सेज से। जैसे आपका ईसीबी होता है, ईसीबी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स, तो भी कहाँ पे आ जाएगा, ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में आ जाएगा। या फिर ट्रांसफर ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया, यानी एक पीआरआई है, उसका कोई प्रॉपर्टी है अब्रॉड में, और उस प्रॉपर्टी को वो क्या कर रहा है बेटा, उस प्रॉपर्टी को वो ट्रांसफर कर रहा है, तो इसको भी क्या बुलाया जाएगा, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस बुलाया जाएगा, ठीक है। फिर गारंटीज इशूड इन फेवर ऑफ पीआरआई, ये मैंने एकदम स्टार्टिंग में बता दिया आपको कंटिंजेंट लायबिलिटी समझाने के टाइम, कि पीआरआई क्या कर रहा है, पीआरओआई को गारंटी दे रहा है, करेक्ट। फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट एंड होल्डिंग ऑफ करेंसी नोट्स, यानी हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं और करेंसी नोट्स को क्या कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाएगा, उसको भी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। फिर पीआरआई ने पीआरओआई को लोन दिया है, तो अगेन क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन बुलाया जाएगा। समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। फिर मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन करेंसी अकाउंट्स इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया, यानी हम है इंडिया के, लेकिन हम लोग अकाउंट कौन सा मेंटेन कर रहे हैं, फॉरेन रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट, तो ये भी क्या माना जाता है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन माना जाता है।
या फिर इंश्योरेंस पॉलिसी निकाली गई है फॉरेन के इंश्योरेंस कंपनी से, तो इसको भी क्या बुलाया जाएगा, इसको भी बुलाया जाएगा कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। फिर लोन एंड ओवरड्राफ्ट टू अ पीआरओआई, ठीक है, यहाँ पर देखो पीआरआई ने पीआरओआई से लोन लिया था, यहाँ पर पीआरआई पीआरओआई को लोन दे रहा है, समझ रहे हो, तो अलग अलग पॉइंट है। फिर रेमिटेंस आउटसाइड इंडिया ऑफ कैपिटल एसेट्स, यानी इंडिया में कैपिटल एसेट्स बेचा और उसका पैसा बाहर भेजना है मुझे, उसका पैसा बाहर सेंड करना है, तो भी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है। या फिर मैं फॉरेन सेल एंड परचेज फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव्स इन इंडिया एंड अब्रॉड, यानी मैं डेरिवेटिव्स में डील कर रहा हूँ इंडिया में या तो अब्रॉड में, और वो डेरिवेटिव्स फॉरेन करेंसी में है, किसमें है, फॉरेन करेंसी, तो उसको भी क्या बुलाया जाएगा, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन बुलाया जाए, सिंपल। नाउ नेक्स्ट इज कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन बाय पीआरओआई। पीआरओआई मतलब फिरंगी, यानी बाहर वाला इंडियंस के साथ कर रहा है, पीआरओआई वाला मतलब फिरंगी, यानी बाहर वाला क्या कर रहा है, इंडियंस के साथ कर रहा है। अच्छा, कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, सिक्योरिटीज और कैपिटल इंडिया, यानी फॉरेन वाला इंडिया के शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहा है, या इंडिया में प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहा है, या पीआरओआई अब पीआरआई को गारंटी दे रहा है। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, पीआरआई पीआरओआई को गारंटी दे रहा है, बट यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, उल्टा रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया है, डिपॉजिट्स दिया है, फॉरेन करेंसी अकाउंट्स खोला है, या रेमिटेंस आउटसाइड इंडिया ऑफ कैपिटल एसेट इन इंडिया, यानी फॉरेनर का इंडिया में कुछ एसेट है, उसको बेच के उसको पैसा बाहर लेके जाना है, तो भी क्या हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन हो जाएगा। तो ये कुछ सेक्शन 6 में कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के टाइप्स बताए गए, ठीक है। बट जो फॉरेनर है, फॉरेनर फिरंगी, जो क्या है, फिरंगी, जिसको मैं प्यार से फॉरेनर बुला रहा हूँ, ठीक है, वो अगर कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, या फिर पार्टनरशिप फर्म में इन्वेस्ट कर रहा है, या फिर प्रोप्राइटरी कंसर्न में इन्वेस्ट कर रहा है, या फिर एनी एंटिटी वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट मतलब किसका बात हो रहा है, तो ये जो सोल प्रोप्राइटर्स होंगे, ये जो इंडिविजुअल्स वगैरह होंगे जो रजिस्टर्ड नहीं होते, ठीक है, अगर उनमें इन्वेस्ट कर रहा है, और ये सब लोग चिट फंड के बिजनेस में एंगेज है, या निधि कंपनी के बिजनेस में एंगेज है, या एग्रीकल्चर या प्लांटेशन या रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म और टीडीआरस, याद करो एफडीआई के प्रोहिबिटेड सेक्टर से, ये याद करो, ये क्या है, एफडीआई के क्या है बेटा, एफडीआई के प्रोहिबिटेड सेक्टर है। तो इन केस में जैसे अगर एक कंपनी इंडिया में रियल एस्टेट में ऑपरेट कर रहा है, तो एक फिरंगी, एक फॉरेनर उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो रियल एस्टेट में ऑपरेट कर रही है, समझ रहे हो, ठीक है। फिर यहां से भी सब कुछ नया चालू हो जाता है, ठीक है। क्या लिखा है देखो, एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया बाय पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, यानी एक इंसान जो पीआरआई है, यानी एक इंसान जो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है, ही इज एक्वायरिंग प्रॉपर्टी, यस बच्चा, ही इज एक्वायरिंग व्हाट, प्रॉपर्टी। और बेटा प्रॉपर्टी कहाँ एक्वायर कर रहा है, आउटसाइड इंडिया से, यानी इंडियंस क्या कर रहे हैं, फॉरेन में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। हाँ जी, सिंपल था ना, इंडियंस क्या कर रहे हैं, फॉरेन में क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, ठीक है। तो अगर एक इंडियन को फॉरेन में, यानी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया मतलब कौन होता है, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में 182 वाला कंडीशन याद आया, ठीक है। अब तो अगर उनको इंडिया के बाहर प्रॉपर्टी लेना है, तो उनको आरबीआई का अप्रूवल लगेगा, उनको किसका अप्रूवल लग जाएगा बेटा, आरबीआई, यस। तो मैं अगर फॉरेन में प्रॉपर्टी लेना चाहूँ, तो मैं आरबीआई के अप्रूवल से फॉरेन में प्रॉपर्टी ले सकता हूँ, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, करेक्ट। बट इन केसेस में आरबीआई का अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, इन केसेस में आरबीआई का अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। सोर ऐसे कौन से केसेस है जहां पर आरबीआई का अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, सो दीज आर ऑल द 4 केसेस, ABCD, ठीक है। केसेस क्या है देखो, क्या लिखा है, प्रॉपर्टी हेल्ड बाय पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया हु इज नेशनल ऑफ फॉरेन स्टेट, हु इज नेशनल ऑफ फॉरेन स्टेट, फॉर एग्जांपल हो रहा क्या है पता है क्या, अब बराक ओबामा, वो पिछला साल पिछले साल पूरा इंडिया में ही था, लेकिन वो कहाँ का नेशनल है, यूएसए का नेशनल है, यूएसए का रेसिडेंट है, रेसिडेंट बोल रहा हूं, सिटीजन है, और उसने क्या कर रखा है, उसने फॉरेन में प्रॉपर्टी ऑलरेडी ले रखा है या उसको लेना है, फॉरेन प्रॉपर्टी ऑलरेडी ले रखा है या उसको लेना है, तो भाई वो बिना किसी आरबीआई के परमिशन के ले सकता है, बिकॉज वो फॉरेन का है। बराक ओबामा कहाँ का है, फॉरेन का है, जस्ट बिकॉज वो लास्ट ईयर पूरा इंडिया में था, इस साल के लिए रेसिडेंट बन चुका है, इसका मतलब ये नहीं कि वो फॉरेन प्रॉपर्टी लेने के लिए वो आरबीआई का अप्रूवल लेगा, समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो एक फॉरेन का बंदा जो इंडिया में रह रहा है, वो तो फॉरेन प्रॉपर्टी ले ही सकता है ना, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। या फिर आपने प्रॉपर्टी 1947 के पहले ली, यानी पार्टीशन के पहले कोई प्रॉपर्टी बाहर ली है, जैसे मेरी प्रॉपर्टी बांग्लादेश में है, पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान में है, ठीक है, तो चलेगा।
या फिर आप लोगों ने पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया से इनहेरिट किया है। क्या किया है? इनहेरिट किया है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक फ्रेंड है जो कहाँ रहता है? यूएसए में रहता है। उसने अपने विल में मेरा नाम लिखा। उसने अपने विल में क्या लिखा? मेरा नाम। मैं कौन हूँ? पीआरआई। तो अब विल में उसने मेरा नाम लिखा, उसकी प्रॉपर्टी थी यूएसए में। अब मेरा फ्रेंड चल बसा, उसके मरने के बाद यूएसए की जो प्रॉपर्टी वो मेरे पास आ जाएगी। तो यहाँ पर एक पीआरआई भी फॉरेन का प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहा है, लेकिन उसको मिला कैसे? इनहेरिटेंस से मिला। कैसे मिला है? इनहेरिटेंस। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। फिर नेक्स्ट इज ट्रांसफर। अगर आप प्रॉपर्टी एक्वायर, अच्छा सॉरी बी सी डी बचाइए। ठीक है। अब क्या लिखा है? पर्सन रेसिडेंट इंडिया कैन एक्वायर इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया बाय वे ऑफ गिफ्ट। यस, पीआरआई को क्या मिल रहा है? गिफ्ट मिल रहा है, या फिर इनहेरिटेंस मिल रहा है, यानी पूर्वजों से मिल रहा है, या नॉमिनी वगैरह है किसी का, उससे मिल रहा है। और आ रहा है किससे? पर्सन रेसिडेंट इंडिया से। यानी एक पीआरआई ने एक पीआरआई को गिफ्ट दिया, और वो गिफ्ट कौन सी प्रॉपर्टी है? फॉरेन प्रॉपर्टी है। जैसे मेरे पास कोई फॉरेन की प्रॉपर्टी ऑलरेडी है, अब मुझे उसको मेरे भाई को गिफ्ट देना है, तो क्या मैं उसको गिफ्ट दे सकता हूँ? हाँ, आरबीआई का परमिशन नहीं लगेगा, क्योंकि जब मैंने लिया था तब मैंने आरबीआई का परमिशन लिया था ना, तो अब मैं उसको ट्रांसफर करूँ तो उसके लिए आरबीआई का परमिशन नहीं लगेगा। समझ रहे हो? फिर आपने फॉरेन में प्रॉपर्टी एक्वायर की है, लेकिन वो प्रॉपर्टी लीज पर है और उसका पीरियड 5 साल के अंदर है या 5 साल तक है, तो वहां पर आपको आरबीआई का अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या लिखा है? आपने फॉरेन में प्रॉपर्टी तो ली है, लेकिन प्रॉपर्टी कौन से पैसे से ली है? आपने प्रॉपर्टी ली है आरएफसी अकाउंट से, यानी रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट से आपने प्रॉपर्टी ली है, तो उस केस में आपको अगेन अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है आरबीआई की। क्लियर है ना? अगर आप प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हो तो आप ट्रांसफर भी कर सकते हो, तो वही लिखा है थर्ड पॉइंट में। अच्छा, फोर्थ पॉइंट थोड़ा समझने लायक है। क्या लिखा है? देखो, एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी बाय कंपनी हैविंग ओवरसीज ऑफिस। अब एक इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी का एक ऑफिस है, और वो ऑफिस कहां पर है बेटा? इंडियन कंपनी का ऑफिस इज इन फॉरेन। इंडियन कंपनी का ऑफिस कहां पर है बेटा? इंडियन कंपनी का ऑफिस फॉरेन में है। अब क्योंकि इंडियन कंपनी का ऑफिस फॉरेन में है, तो उसको प्रॉपर्टी एक्वायर करना है, इमूवेबल प्रॉपर्टियां फॉर बिजनेस पर्पस। यानी बाहर मुझे एक अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेट करना है, या एक मेरे को ब्रांच ऑफिस खोलना है, उसके लिए जगह चाहिए, या फिर मुझे मेरे रेसिडेंशियल पर्पस के लिए चाहिए स्टाफ की, स्टाफ क्वार्टर्स है ना, स्टाफ क्वार्टर्स, मेरे स्टाफ के रहने के लिए जगह बनानी है मुझे फॉरेन में, तो मैं प्रॉपर्टी ले सकता हूँ। लेकिन कितना पैसा भेज सकता हूँ प्रॉपर्टी लेने के लिए? तो मैंने जितना भी पैसा कमाया, क्या लिखा है? 15% ऑफ द एवरेज एनुअल सेल्स और इनकम और टर्नओवर। सेम बात है ना, या तो सेल्स बोलो, या तो इनकम बोलो, या तो टर्नओवर बोलो, ऑफ इंडियन एंटिटी ड्यूरिंग द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर, और अप टू 25% ऑफ नेटवर्थ व्हिचएवर इज हायर। जैसे पिछले 2 साल में, फॉर एग्जांपल 2019 में और 2020 में। ठीक है ना, फाइनेंशियल ईयर का बात हो रहा है, फाइनेंशियल ईयर का बात हो रहा है। तो 1920 और 2021 में सपोज मैंने 20 में कमाया से 10 करोड़ रुपीस, और इधर कमाया 40 करोड़ रुपीस, तो टोटल 50 करोड़ का कितना परसेंट निकालूंगा मैं? 15% निकालूंगा। तो जितना आएगा अकॉर्डिंगली यहाँ पर लिख दूंगा, एंड मैं उसको कंपेयर करूंगा 25% ऑफ नेटवर्थ से। मेरा नेटवर्थ 100 करोड़ का है, उसका 25% कितना आएगा? 25 करोड़। सो दिस अमाउंट और दिस अमाउंट विच एवर इज हायर। करेक्ट। अच्छा, ये तो इनिशियल एक्सपेंस के साथ। इनिशियल एक्सपेंस मतलब इनिशियली प्रॉपर्टी खरीदने के लिए था ना। व्हाट अबाउट रिकरिंग एक्सपेंस? व्हाट अबाउट रिकरिंग एक्सपेंस? ऐसे एक्सपेंस जो डेली बेसिस पर होने वाले। तो रिकरिंग एक्सपेंस के लिए आप लोग कितना दे सकते हो? 10%। जैसे मैंने फॉरेन में मेरा स्टाफ्स के लिए रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खड़ी कर दी या खरीद ली, अब उस प्रॉपर्टी का मेंटेनेंस होगा, रिपेयर्स का खर्चा होगा, बिल्स वगैरह होगा, तो उसके लिए मैं एवरी ईयर कितना दे सकता हूँ? 10% ऑफ इनकम अर्न्ड ड्यूरिंग लास्ट 2 फाइनेंशियल। तो इनिशियली कितना? 15% ऑफ लास्ट 2 इयर्स इनकम और 25% ऑफ नेटवर्थ व्हिचएवर इज हायर, और रिकरिंग के लिए 10% ऑफ लास्ट 2 इयर्स इनकम। क्लियर है इतना? ठीक है, ये प्रॉपर्टी का बात करें। अब नेक्स्ट टॉपिक है रियलाइजेशन, रिपैट्रिएशन एंड सरेंडर ऑफ फॉरेन करेंसी। ठीक है। अब ये क्या बोला गया है? रियलाइजेशन मतलब जो मैंने पैसा फॉरेन में कमाया उसको मैं इंडिया में लेके आ रहा हूँ, या रिपैट्रिएशन मतलब जो मैंने पैसा कमाया अगेन उसको वापस से लेके आ रहा हूँ, या फिर सरेंडर कर रहा हूँ। जैसे मैंने कुछ फॉरेन करेंसी लिया था, मैं इंडिया का हूँ, अब मैं इंडिया का हूँ तो मुझे रुपीस की जरूरत होगी, फॉरेन करेंसी की होगी। और अगर कभी मुझे फॉरेन करेंसी की जरूरत थी और मैंने लिया था, तो मैं पूरा फॉरेन करेंसी स्पेंड नहीं कर पाया, कुछ फॉरेन करेंसी अभी भी मेरे पास पड़ी हुई है, तो उसको सरेंडर कैसे करें? तो उसके लिए अलग से रूल है। रूल का नाम है द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट
रियलाइजेशन, रिपैट्रिएशन एंड सरेंडर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस 2015, करेक्ट। अब पहला बोला है कि जो भी इंसान फॉरेन एक्सचेंज कमाएगा उसको इमीडिएटली जाके रियलाइज कर लेना है, उसको क्या करना है, इमीडिएटली क्या करना है, रियलाइज कर लेना है, वो डिले नहीं करेगा। आप इतना डिले मत कर लो कि अब आपको इनकम ही ना मिले। जैसे फॉरेन में बोला गया था कि आओ इनकम आपका जो अर्न किया, जैसे मैंने इनकम अर्न किया फॉरेन में, तो मुझे वो लोग ने बोला कि आओ 2 महीने में लेके चले जाओ। अब मैं 2 महीने तक गया ही नहीं, तो ये तो गलत है ना। तो गवर्नमेंट बोलता है अगर आपने फॉरेन में पैसा कमाया तो जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी पैसा इंडिया में लेके आ जाओ, बिकॉज इंडिया फॉरेन रिजर्व्स का क्या है, भूखा है। ठीक है, फिर हाउ फॉरेन एक्सचेंज कैन बी रिपैट्रिएटेड, यानी किस तरीके से आप फॉरेन एक्सचेंज को क्या करोगे, रिपैट्रिएट करोगे। तो सबसे पहले आप ऑथोराइज पर्सन को दोगे, वो आपको उसके बदले क्या दे देगा, रुपीस दे देगा। बट कुछ कुछ केसेस में आप लोग कुछ हद तक फॉरेन करेंसी अपने पास रिटेन करके रख सकते हो। यस, आरबीआई ने टाइम टाइम लिमिट निकाला है कि एक इंसान कितना फॉरेन करेंसी अपने पास होल्ड करके रख सकता है। ठीक है, अच्छा, अब फॉरेन करेंसी आप चाहे इंडिया से कन्वर्ट करा लो या फॉरेन से कन्वर्ट करा लो, जैसे भी कन्वर्ट करवाना है चल सकता है। क्लियर है ना। तो अभी तक अपन ने रियलाइज सीखा, रियलाइज मतलब पैसा लेके आ जाना है फटाफट। ठीक है, अब होता है सरेंडर। क्या होता है, सरेंडर ऑफ रियलाइज फॉरेन एक्सचेंज, पीरियड ऑफ फॉर सरेंडर ऑफ रियलाइज फॉरेन एक्सचेंज। नाउ अब देखो क्या हुआ है, पता है क्या, मैंने ना कुछ फॉरेन एक्सचेंज लिया था इंडिया के ऑथोराइज डीलर से। यस पीपल, मैंने क्या किया था, कुछ फॉरेन एक्सचेंज इंडिया के ऑथोराइज डीलर से लिया। फॉर एग्जांपल मैंने लिया था 1 लाख $, जिसमें से यूज हो चुका है 80,000 और पेंडिंग है मेरे पास अभी भी 20,000 जो अनयूज है। अब सवाल ये उठता है बच्चों कि 20,000 का क्या किया जाए। ठीक है, तो 20,000 आपको करना है सरेंडर। और किसको सरेंडर करोगे आप, ऑथराइज्ड डीलर को सरेंडर करोगे। अब अपने को समझना है कि कितने टाइम में सरेंडर करना है। ठीक है, से फॉर एग्जांपल अगर एक इंडिविजुअल रेसिडेंट उसको इनहेरिटेंस या गिफ्ट से कुछ पैसा मिला है, या रेम्यूनरेशन से कुछ पैसा मिला है, या बाहर वो एसेट होल्ड करता है उससे कुछ पैसा मिला है, तो जब भी उसको पैसा आएगा उसके 7 डेज के अंदर उसको सरेंडर करना है ऑथोराइज्ड डीलर को। दैट मींस x + 7 डेज। आई रिपीट, कितने डेज के अंदर सरेंडर करना है, x + 7 डेज के अंदर। ठीक है, या फिर अनयूटिलाइज्ड फॉरेन एक्सचेंज। व्हेन आई से अनयूटिलाइज्ड मतलब आपने जितना फॉरेन एक्सचेंज ऑथोराइज्ड डीलर से लिया था उतना आप यूटिलाइज नहीं कर पाए, थोड़ा बच चुका है। ठीक है, सो अनयूटिलाइज्ड फॉरेन एक्सचेंज रिसीव्ड अर्लियर फॉर परमिसिबल यूज बाय पर्सन अदर देन इंडिविजुअल रेसिडेंट इन इंडिया एक्सेप्ट फॉरेन ट्रेवल। यानी फॉरेन ट्रेवल छोड़ के जो एक इंडिविजुअल नॉन इंडिविजुअल पर्सन है, जो इंडिविजुअल नहीं है, ठीक है, ऊपर भी क्या था, अदर देन इंडिविजुअल रेसिडेंट, जैसे कंपनी वगैरह कुछ प्रॉपर्टी वगैरह मिला है, इनहेरिटेंस गिफ्ट वगैरह से। तो उसी तरीके से सेकंड केस में क्या बोला है कि जो भी अदर देन इंडिविजुअल पर्सन ने फॉरेन से पैसा लिया है वो अगर अनयूज है तो उसको आपको ऑथराइज्ड डीलर को सरेंडर करना है विद इन 60 डेज। करेक्ट। नेक्स्ट बोला गया फॉरेन ट्रैवल के लिए, यहाँ था अदर देन फॉरेन ट्रैवल ना, यहाँ बोला फॉरेन ट्रैवल कितना दिन बोला है, 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिटर्न। जब आप बाहर गए थे, रिटर्न आया, उसके 90 डेज के अंदर आपको सरेंडर कर देना है। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखा अनस्पेंट फॉरेन एक्सचेंज इन फॉर्म ऑफ ट्रैवलर्स चेक। ठीक है, तो वो कितने में करना है, 180 डेज के अंदर। और बाकी सब जो बचे हुए कैटेगरीज ऑफ इंडिविजुअल्स है उनको कितने में करना है, 180 डेज के अंदर सरेंडर करना। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कितने दिन के अंदर सरेंडर करना है। ठीक है ना। अब ये सरेंडर वाला प्रोविजन फॉरेन एक्सचेंज अर्न फ्रॉम नेपाल और भूटान पर अप्लाई नहीं होगा, बिकॉज आधा नेपाल तो इंडिया में ही है, वो लोग इधर ही तो आके बिजनेस करते हैं, इधर तो आके काम करते हैं। ठीक है, और उधर भी इंडियन करेंसी चलती है एक हद तक। ठीक है, भूटान में भी सेम सीन है, तो उन पर ये अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, फिर आप कितना फॉरेन करेंसी अपने पास रख सकते हो, तो भाई ऑथोराइज डीलर तो अनलिमिटेड रख सकता है क्योंकि वो तो बैंक है। ठीक है, फिर यहाँ पर आप फॉरेन कॉइन, एनी पर्सन कैन होल्ड फॉरेन कॉइन, अगर आपको फॉरेन कॉइन्स अपने पास रखना है तो आप जितना मर्जी चाहे उतना रख सकते हो, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शंस। बट अगर आपको नोट्स रखना है तो मैक्सिमम $20 2000, मैक्सिमम $20 2000। बट यहाँ पर एक अलग पॉइंट बोला गया है, क्या बोला गया है कि अगर आप इंडिया के रेसिडेंट हो बट नॉट परमानेंट रेसिडेंट। नाउ सर ऐसा कौन सा इंसान है जो इंडिया का रेसिडेंट है बट परमानेंट रेसिडेंट नहीं है, ऐसा इंसान हु इज रिसाइडिंग इन इंडिया फॉर मैक्सिमम 3 years, 3 साल के बाद चला जाएगा। अ पर्सन हु विल बी इन इंडिया फॉर अप टू 3 years
जो 3 साल तक है, और 3 साल के बाद क्या हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा उसके बाद बाहर, तो वो अपने साथ जितना पैसा लेके आना चाहे लेके आ सकता है लॉ के हिसाब से, करेक्ट, बिकॉज ही इज रेसिडेंट बट नॉट परमानेंट रेसिडेंट ना, एक टाइम के बाद तो जाने वाला है। समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। फिर लिखा रेमिटेंस ऑफ असेट्स, यस, रेमिटेंस ऑफ असेट्स मतलब आपने जो इंडिया में पैसा कमाया उसको बाहर लेके जा रहे हो, या इंडिया में जो एसेट्स कमाए उसको बाहर लेके जा रहे हो, ठीक है। देखो क्या लिखा है, रेमिटेंस इज गवर्नड एज पर फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंस ऑफ असेट्स रेगुलेशन 2016। बेटा फेमा के अंदर ना दुनिया भर के रेगुलेशंस है, ठीक है, तो वही मैं बोल रहा हूँ आपको कि आपको पूरे रेगुलेशंस दिए, आपको कुछ कुछ रेगुलेशंस दिए जो आपके काम के हैं, ठीक है। अब क्या लिखा है देखो, रेमिटेंस बाय इंडिविजुअल्स नॉट बीइंग एनआरआईज और पीआईओस, यानी ऐसे इंडिविजुअल जो एनआरआई भी नहीं है और जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भी नहीं है, अगर वो लोग रेमिटेंस कर रहे हैं, तो रेमिटेंस मतलब क्या होता है, रेमिटेंस आउटसाइड इंडिया एज पर सम। रेमिटेंस आउटसाइड इंडिया मतलब इंडिया से पैसा बाहर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, अब्रॉड जा रहा है। अच्छा, कौन से पैसे, जो आपने इंडियन बैंक के पास डिपॉजिट किए थे, फर्म या कंपनी में इन्वेस्ट किए थे, या फिर आप इंडिया में काम करते थे, जैसे जॉन एक इंडियन कंपनी में काम कर रहा है, टीसीएस, उससे उसको सैलरी मिलता है। अब तुमको पता है सैलरी से प्रोविडेंट फंड डिडक्ट होता है, तो टीसीएस ये जॉन का थोड़ा पैसा प्रोविडेंट फंड में है, अब वो जॉब छोड़ रहा है, वो प्रोविडेंट फंड से अमाउंट विड्रॉ करना चाहता है तो विड्रॉ कर सकता है। या फिर इंश्योरेंस पॉलिसी का कोई क्लेम है, जॉन ने इंडिया में कोई इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी निकाल रखी है, या फिर जॉन ने इंडियन कंपनी में कुछ शेयर्स वगैरह बेचा है, कुछ इमोरल प्रॉपर्टी बेची है, उससे उसको पैसा बाहर लेके जाना है, या एनी अदर एसेट हेल्ड इन इंडिया, तो ये सब सोर्सेस है जहां से वो इनकम कमाएगा और बाहर लेके जाएगा। कंडीशन क्या है, ऑथराइज डीलर के थ्रू करेगा। रेमिटेंस किसके लिए अलाउड है, फॉरेन नेशनल के लिए। अच्छा, अगर आप इंडिया से एम्प्लॉयड रिटायर हो चुके हैं एम्प्लॉयमेंट से, तो आपको पैसा बाहर लेके जाना मिलेगा, प्रोविडेंट फंड वगैरह वाला, ठीक है। फिर या तो आपको पीआरओआई से इनहेरिटेंस में मिला है, या फिर पर्सन इज अ नॉन रेसिडेंट विडोवर एंड हैज इनहेरिटेड एसेट्स फ्रॉम हिज और डिसीज्ड स्पाउस। जैसे मैं इंडिया में हूँ, मेरी वाइफ फॉरेन की है, मैं मर गया तो मेरा सारा प्रॉपर्टी जो इंडिया में मेरी वाइफ को चले जाएगा, मेरी वाइफ कहाँ पर रहती है, फॉरेन में, तो वैसे भी एसेट्स रेमिट हो सकता है। नोट क्या है कि आप लोग पूरे साल में $1 मिलियन से ज्यादा नहीं लेके जा सकते, पहली चीज, ठीक है। अच्छा सर, अगर $1 मिलियन से लेके जाना ज्यादा तो आरबीआई का अप्रूवल ले लो, क्या दिक्कत है, ठीक है। अब ऑल लिमिट शैल नॉट इंक्लूड सेल प्रोसीड्स ऑफ एसेट्स हेल्ड ऑन रिपैट्रिएशन बेसिस, यानी फॉरेनर ने इंडिया में रिपैट्रिएशन बेसिस पे इन्वेस्ट किया था, मतलब उसने बोला था कि मैं इंडिया में इन्वेस्ट करूंगा, और जैसे ही क्या बोला, जैसे ही मेरे को लगेगा कि शेयर्स बेच के वापस लेके जाना है पैसा, मैं लेके जाऊंगा, तो उसने इन्वेस्ट किया था रिपैट्रिएशन बेसिस पे कि आज इन्वेस्ट कर रहा हूं, कल लेके जाऊंगा, तो उस केस में आप बिंदास लेके जा सकते हो, $1 मिलियन में वो इंक्लूड नहीं होता, ठीक है। अच्छा, अगर इंस्टॉलमेंट में रेमिटेंस कर रहे हो तो सारा का सारा एक ही ऑथराइज डीलर के थ्रू करना है, करेक्ट। ये हम लोगों ने देखा किसके लिए, बाय पर्सन अदर देन एनआरआई और पीआईओस, ठीक है, उनके लिए अलग बोला है कुछ। अब क्या लिखा है देखो, रेमिटेंस बाय फॉरेन स्टूडेंट स्टडीइंग इन इंडिया। अब जो भी एक फॉरेन स्टूडेंट जो इंडियन यूनिवर्सिटीज वगैरह में पढ़ रहा है, वो भी पैसा क्या कर सकता है, बाहर रेमिट कर सकता है स्टडीज कंप्लीट करने के बाद। कौन सा पैसा रेमिट कर सकता है, जो वो लेके आया था, जो वो लेके आया था वही लेके जा सकता है ना, क्योंकि वो स्टूडेंट है, वो कमा रहा थोड़ी है। लेकिन कभी कभी उनको गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप मिलता है, स्टाइपेंड वगैरह मिलता है, तो उस केस में वो गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप और स्टाइपेंड भी फॉरेन में रेमिट किया जा सकता है। अब आप बोलोगे सर फॉरेन का स्टूडेंट इंडिया में जॉब कर रहा है और कमा रहा है, तो जो जॉब करके कमा रहा है वो पैसा अगर उसको बाहर लेके जाना है तो उसको आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर अब देखो क्या लिखा है, रेमिटेंस कौन कर रहा है भाई, एनआरआईज और पीआईओस कर रहे हैं, ठीक है, तो ये लोग भी कर सकते हैं ऑथराइजर के थ्रू, मैक्सिमम $1 मिलियन। आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देना पड़ेगा कि आपने इतना पैसा कमाया है, ठीक है। एनआरओ अकाउंट का बैलेंस आप बाहर लेके जा सकते हो, ठीक है। फिर आपको इनहेरिटेंस से मिला वो आप बाहर लेके जा सकते हो, फिर सेल वगैरह से आपको जो मिला एसेट्स बेच के वो भी बाहर लेके जा सकते हो, और अगर इंस्टॉलमेंट कर रहे हो तो सेम ऑथराइजर, यानी एनआरआईज और पीआईओस और अदर देन एनआरआईज पीआईओस का कंडीशन ऑलमोस्ट सिमिलर, ठीक है। अब कंपनी रेमिट कर रही है तो कर सकती है ऑथराइज डीलर के थ्रू। कंडीशन क्या है, ऑडिटर को सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि कौन से लाइबिलिटीज वगैरह पे कर दिए कि नहीं लिक्विडेशन वगैरह के टाइम। जैसे इंडिया में कोई कंपनी बंद हो रही है और उसको अपने फॉरेन शेयरहोल्डर्स को पे करना है, तो उसको एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि उसने इंडिया में सारे लाइबिलिटीज का पेमेंट कर दिया है, वाइंडिंग अप कंपनीज एक्ट के हिसाब से किया है, और ऑडिटर्स का एक सर्टिफिकेट कि कंपनी के खिलाफ कोई भी लीगल प्रोसीडिंग्स पेंडिंग नहीं। याद आ रहा है तुम लोग को, ठीक है। फिर लिखा रेमिटेंस ऑफ वाइंडिंग प्रोसेस ऑफ ब्रांच ऑफिस, इट इज सेम एज एफडीआई। मैं जब आपको एफडीआई सिखाऊंगा तो सेम एफडीआई जैसा ही है, तो ये मैं उसको वहां पर, ये इसको मैं वहां पर कवर कर दूंगा,
ठीक है, जब मैं एफडीआई का वीडियो बनाऊंगा। अब कौन से रेमिटेंस के लिए आपको आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ता है? तो अगर आप 1 मिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा रेमिट कर रहे हो तो आपको आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा। या फिर अगर आप लोग बाहर रेमिट नहीं करते तो इंडियन पर्सन को हार्डशिप कॉज करना पड़ेगा। हार्डशिप मतलब उसको ट्रबल होगा, उसको प्रॉब्लम्स होगी, तो उस केस में आरबीआई अप्रूवल दे देगा ज्यादा पैसा ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, अब ये सब तो ठीक है। अब तक हम लोग बात करते हैं ऑथोराइज पर्सन। ऑथोराइज पर्सन, तो भाई साहब ये ऑथोराइज पर्सन होता क्या है? ऑथोराइज पर्सन बैंक होता है जिनको आरबीआई ऑथोराइज करता है कि वो लोग फॉरेन एक्सचेंज में डील कर सकते हैं। अब आपके जितने भी बड़े बड़े बैंक है, एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, एक्सिस हो गया, फिर आईसीआईसीआई हो गया, जितने भी सारे प्राइवेट हो पब्लिक हो कोई भी सेक्टर्स के बैंक हो, ये लोग ऑथोराइज पर्सन होते हैं। इनका एक ब्रांच होता है जो सिर्फ और सिर्फ फॉरेन करेंसी में ही डील करता है। ठीक है, तो ये लोग क्या करेंगे? ये लोग आरबीआई से रजिस्ट्रेशन लेंगे। ये लोग क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं? सो दे कैन डील इन फॉरेन एक्सचेंज। वो लोग आरबीआई को रिपोर्ट सबमिट करेंगे। वो लोग रेसिडेंट के लिए अलग अलग अकाउंट खोल सकते हैं, जैसे दे कैन ओपन एनआरओ अकाउंट, एनआरई अकाउंट, फॉरेन करेंसी अकाउंट, रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट एंड एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट। These are the different types of accounts that are maintained by resident and non-resident with authorized dealers. ठीक है, ये टाइप के अकाउंट्स में हम लोग या तो इंडियन करेंसी रखते हैं या तो फॉरेन करेंसी रखते हैं। अगर फॉरेन करेंसी रखा है तो मैंने फॉरेन से कमाया और फॉरेन में यूज करने वाला हूँ। इंडियन करेंसी रखा है तो इंडिया से कमा और इंडिया में यूज करने वाला हूँ। अब इनका ड्यूटी क्या है? वो लोग आरबीआई के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, वो लोग आरबीआई के हिसाब से काम करेंगे। वो लोग के पास जो भी पर्सन आ रहे हैं, जैसे मैं अगर ऑथोराइज डीलर के पास गया या ऑथोराइज पर्सन के पास गया तो मुझे पूछेगा कि कहीं तू फैमा का वायलेशन तो नहीं कर रहा है। अगर तू फैमा का वायलेशन कर रहा है तो मैं तेरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं करूंगा। ठीक है, फिर सबमिट पीरियोडिक रिपोर्ट्स टू आरबीआई, रिपोर्ट्स एनी सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस टू आरबीआई। ये सब किसका काम है? ऑथोराइज पर्सन का। अब अगर आरबीआई ऑथोराइज पर्सन को रजिस्ट्रेशन दे सकता है तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी कर सकता है। कैंसिल कब करेगा? जब आपने रजिस्ट्रेशन के टर्म्स एंड कंडीशन से अग्री नहीं किया है, यानी टर्म्स एंड कंडीशंस को आप फॉलो नहीं कर रहे हो जो टर्म्स एंड कंडीशंस पर आपको रजिस्ट्रेशन दिया गया था, या फिर आप पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम कर रहे हो। आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के पहले आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी। फिर आरबीआई आपसे इंफॉर्मेशन भी मांगेगा, आपको पेनल्टी भी लगा सकता है 10,000 और 2,000 फॉर ईच डे, एंड आरबीआई कैन इंस्पेक्ट योर अकाउंट्स आल्सो। करेक्ट, तो आपको ऑथोराइज पर्सन के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर एडजुडिकेशन अपील, यस, कॉन्ट्रवेंशन मतलब आप फैमा के प्रोविजंस का नॉन कंप्लायंस कर रहे हो तो नॉन कंप्लायंस को हैंडल कौन करेगा? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। उनको बनाएगा कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में कौन कौन होता है? डेप्यूटी डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर एंड डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट, ये सबसे मेन होता है। अब इनका जुरिडिक्शन क्या है, यानी कौन कितने रुपए का केस हैंडल कर सकता है? तो डेप्यूटी डायरेक्टर अप टू 75 लाख, एडिशनल डायरेक्टर अप टू 1 करोड़ एंड डायरेक्टर अबाव 1 करोड़। इसके लिए मैंने बोला डायरेक्टर सबसे मेन इंसान है। ठीक है, प्रोसीजर क्या है? आपको कंप्लेन देना पड़ेगा राइटिंग में। कंप्लेन किसको करोगे? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कंप्लेन मिलने के बाद शो कॉज नोटिस इशू करेगी पार्टीज टू द डिफॉल्ट को। फिर उनको 10 दिन का टाइम दिया जाएगा रिप्लाई करने के लिए। अब रिप्लाई देने के बाद अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को लगता है कि केस चालू करना चाहिए तो वो लोग एक डेट फिक्स करेंगे हियरिंग का, एंड दे विल टेक असिस्टेंस ऑफ लीगल प्रैक्टिशनर, यानी लॉयर्स वगैरह का हेल्प लिया जाएगा अगर पार्टीज को चाहिए। तो जैसे मेरा केस अगर ऑथोराइज एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास चल रहा है तो मैं वहां पर या तो खुद रिप्रेजेंट करूं खुद को, या तो मैं लीगल प्रैक्टिशनर्स के पास से भी जा सकता हूं। ठीक है, फिर अगर आप एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी सर्टिफाइड नहीं हो तो देखो दो चीज होती है, ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है, बच्चों को कंफ्यूजन होता है। कौन कौन होता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में? एक होता है डेप्यूटी डायरेक्टर, एक होता है असिस्टेंट डायरेक्टर और एक होता है डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट, मेन डायरेक्टर। अगर आप इनके ऑर्डर से खुश नहीं हो तो आप अपील फाइल करोगे स्पेशल डायरेक्टर ऑफ अपील्स के पास। स्पेशल डायरेक्टर ऑफ अपील्स के पास केस ले सकते। लेकिन अगर आप डायरेक्टर के ऑर्डर से खुश नहीं हो तो आप डायरेक्टली अपील फाइल करोगे अपीलेट ट्रिब्यूनल में। कहाँ फाइल करोगे? अपीलेट ट्रिब्यूनल। समझ रहा है? इन लोगों के खिलाफ स्पेशल डायरेक्टर के पास और इनके खिलाफ डायरेक्टर के खिलाफ डायरेक्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो वही लिखा है यहाँ पर, अपील करोगे 45 डेज के अंदर। अच्छा, अगर आपके पास सफिशिएंट कॉज है तो 45 डेज के बाद भी आपको अलाउ किया जा सकता है। ठीक है, अब ये जो स्पेशल डायरेक्टर है वो कौन होगा? वो इंडियन लीगल सर्विस का मेंबर है जिसके पास ग्रेड 1 का पोजीशन है। गवर्नमेंट के ग्रेड होते हैं ना, तो सिर्फ ग्रेड 1 का पोजीशन है।
फिर या तो इंडियन रेवेन्यू सर्विस का मेंबर है या तो जॉइंट सेक्रेटरी था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है। अब एपेलेट ट्रिब्यूनल, ये लोग ने फेमा में अलग से अपना एपेलेट ट्रिब्यूनल नहीं खोला है। ये जो स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स फॉरेन प्रॉपर्टी एक्ट 1976 है, फॉरेन मींस फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1976 है, उसके अंदर जो एपेलेट ट्रिब्यूनल बनाई गई है, उसी एपेलेट ट्रिब्यूनल के अंदर आप लोगों को फेमा का अपील भी करना है, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आप डायरेक्टर के अपील से खुश हैं तो आप ये एपेलेट ट्रिब्यूनल में अपील करते हो, और यहाँ पर अगर स्पेशल डायरेक्टर से खुश नहीं तो आप कहाँ अपील करोगे? एपेलेट ट्रिब्यूनल में। यानी डेप्यूटी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर के खिलाफ आप स्पेशल डायरेक्टर, उसके बाद एपेलेट ट्रिब्यूनल। यहाँ पर डायरेक्टर के बाद ही सीधा क्या आ जाएगा? एपेलेट ट्रिब्यूनल आ जाएगा। समझ रहे हो? अगेन वही सब बात सेम है, 45 डेज के अंदर अपील करना है, 45 डेज के बाद भी कर सकते हो, 180 डेज के अंदर डिस्पोज करना है। समझ रहे हो? और अगर 180 डेज तक डिस्पोज नहीं हुआ तो आपको राइटिंग में लिख कर देना पड़ेगा। अब नेक्स्ट इज अपील टू हाई कोर्ट। अब अगर आप डेप्यूटी डायरेक्टर या असिस्टेंट डायरेक्टर के ऑर्डर से खुश नहीं हुए तो आप अपील करोगे स्पेशल डायरेक्टर के पास, अगर उसके ऑर्डर से भी खुश हो तो आप अपील करोगे अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास। यहाँ पर खत्म, क्योंकि लॉ दो ही अपील अलाउ करता है, इसके आगे आपको अपील अलाउ नहीं की जाएगी। बट यहाँ पर आप लोग हाईकोर्ट में अपील कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि सेकंड अपील यहाँ पर हो रहा है ना, सेकंड अपील जो कंप्लीट हो रहा है वो यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। आप कितने दिन में अपील करोगे? 60 डेज के अंदर। अगेन आपको 60 डेज का एक्सटेंशन में मिल सकता है। नेक्स्ट इज डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट। ये लोग कौन होंगे? तो ये लोग मेन बंदे होंगे जिनको कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। अगेन डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट के अलावा एडिशनल डायरेक्टर, स्पेशल डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर या असिस्टेंट डायरेक्टर भी क्या हो सकता है? अपॉइंट हो सकता है। अब पावर्स ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट क्या है? तो दे विल सर्च, सीज, दे विल इंस्पेक्ट योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक्सेट्रा। क्लियर? एंड लास्ट कंसेप्ट इज कंपाउंडिंग ऑफ कॉन्ट्रवेंशन। कंपाउंडिंग में सेटलमेंट करना। एक बात याद रखना, आरबीआई को आपको जेल भेजने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज अगर आरबीआई आपको जेल भेजेगा तो ऊपर से आरबीआई का ही अलग खर्चा होने वाला है, आपको जेल में रखना, आपको पालने पोसने का खर्चा सब। तो आरबीआई को पेनल्टी से मतलब है, और अगर आप भी अपना गुनाह या आप भी अपना क्राइम या आप भी अपना कॉन्ट्रवेंशन एक्सेप्ट कर लो तो आपको आरबीआई पेनल्टी लगा के छोड़ देगा। लीगल केस चालू नहीं होगा, विल डू कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग करने के लिए एप्लीकेशन देना पड़ेगा कंपाउंडिंग अथॉरिटी को। आप कंपाउंड कब कर सकते हो? या तो केस चालू होने के पहले या तो केस चालू होने के बाद, लेकिन पेनल्टी अनाउंस करने के बाद आप नहीं कर सकते। जैसे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने बोला कि इस इंसान पर इतना पेनल्टी लगने वाला है, तो उसके बाद आप लोग अब अपील नहीं कर सकते। समझ रहे हो ना? कंपाउंडिंग कितने में हो जाएगा? 180 डेज के अंदर। अब जितना भी कंपाउंडिंग चार्जेस पे करने बोलेंगे 15 डेज के अंदर पे करना है। एक बार जो ऑफेंस कंपाउंड हुआ नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए वो नहीं हो सकता। हाँ जी, अगर मैंने ऑफेंस किया है ए टाइप का और उसको मैंने अभी कंपाउंड करा लिया, तो अगर मैं सेम ए टाइप का ऑफेंस करूंगा नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए तो वो कंपाउंड नहीं हो सकता, ठीक है। कंपाउंड कब पॉसिबल है? जब अमाउंट क्वांटिफाइबल है, यानी आपको पता है कि अमाउंट कितना है, करेक्ट। बट जो ब्लैक मनी एक्ट के अंदर आपने ऑफेंस किया है, आपने मनी लॉन्ड्रिंग करने की कोशिश की है, वहां पर आपको कंपाउंड करने नहीं मिला। और अब ये लिखा है आरबीआई के पास क्या पावर है कंपाउंडिंग का। ये आप लोग को पूछ लेंगे कि कंपाउंड का पावर किसके पास क्या होता है। तो देखो अलग अलग पोस्ट होते हैं, उन लोग के पास अलग अलग अमाउंट तक का दिया गया है, लिमिट दिया गया है कि कौन कितने अमाउंट तक का कंपाउंडिंग कर सकता है। या फॉर हवाला ऑफेंस है, ये फॉर अदर देन हवाला ऑफेंस। क्लियर? और इस नोट पे मेरे ख्याल से अपना फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन क्या हो गया? खत्म हो गया। तो कंपाउंडिंग नीचे वाला जो मैंने दिया था वो अच्छे से पढ़ना है आपको, कौन सा ऑफिसर कितने अमाउंट तक कंपाउंडिंग कर सकता है, ठीक है। और इसी के साथ अपना और एक फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन कंप्लायंसेस का रिवीजन हुआ खत्म, ठीक है। सो ऑन दिस नोट आई विल अर्ज यू गाइस कि प्लीज इस चैप्टर को बिल्कुल नहीं छोड़ना, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और ये चैप्टर पढ़ने के पहले आप एलआरएस का एक वीडियो देखोगे, ठीक है। So on this note, I will end this lecture over here. Thank you so much, guys. Goodbye.